हेलो गाइस, वेलकम टू एप्पियन वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में अपन फर्दर देखेंगे उस कोर्स में जिसमें अपन 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 है बेसिकली ये वीडियो। और पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आइए इक्वेशन ऑफ प्लेन को समझते हैं। बेसिकली इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, एक पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन तक पहुँचते हैं, उसके बाद उसमें डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या इन्वॉल्वमेंट है। लाइक एक हमारे पास प्लेन दे रखा है, कोई रैंडम सा प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। और प्लेन का इक्वेशन अपने को वेक्टर फॉर्म में भी निकालना है और कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही को समझना है कि उसमें क्या क्या चीज़ जो टर्म्स है उस फॉर्म में क्या है उसमें, उसको भी समझना है। तो क्या करते हैं, अपन एक ओरिजिन लेते हैं। ओरिजिन का मतलब हो गया 0,0,0। अब कोई 3D ज्योमेट्री का अपन पहले लेक्चर में समझ चुके हैं कि 3D ज्योमेट्री का बात करें, इसका मतलब वहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व है, वो भी 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। तो यहाँ पे 3 जीरोज़ हैं। उसके बाद एक रैंडम सा पॉइंट लेते हैं, रैंडम नहीं बोलूँगा, जनरल पॉइंट लूँगा इस प्लेन पे एक पॉइंट लेते हैं P। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास है x, y एंड z। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स P पॉइंट की जो है वो x एंड y एंड z है। इस P पॉइंट का जो एक पोजीशन वेक्टर होगा उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेंगे ओरिजिन से और वेक्टर बना देंगे। ये हो गया पोजीशन वेक्टर P पॉइंट का। पोजीशन वेक्टर जैसे ही बोलते हैं अपन तो हम उस वेक्टर के बारे में बोल रहे होते हैं जिसका ओरिजिन से सिग्निफिकेंस है। मतलब कोई जनरल पॉइंट ले लूँ A, तो इस ओरिजिन से जो वेक्टर जाएगा इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट A। इसको मैं फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, जनरली क्या बोलते हैं इसको। अपन इसको R वेक्टर बोल देते हैं। और इस R वेक्टर को अगर देखें तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर निकालने का जो सिंपल सा फंडा है वो है इसको इसमें से माइनस करो, x वाले टर्म को y वाले टर्म को माइनस करो y से, z को z से, एंड i कैप j कैप k कैप जोड़ते जाओ, x के आगे i कैप पीछे एंड y के पीछे j कैप, z के पीछे k कैप। यानी कि r वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। ये हमारा हो गया r वेक्टर। अब क्या करते हैं अपन, एक परपेंडिकुलर बनाते हैं इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं अपन। ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो P है। यानी कि अगर इसको फर्दर और एक्सटेंड करूँ मैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा, परपेंडिकुलर इस पर साइन बना देता हूँ, परपेंडिकुलर है क्योंकि। तो ये जो ऊपर में एक परपेंडिकुलर चीज़ बना इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर बेसिकली। तो इस प्लेन पे एक नॉर्मल वेक्टर है और इस प्लेन का ओरिजिन से एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको अपन P बोल दिए। P इज़ द डिस्टेंस। और ये n एक वेक्टर है, n वेक्टर, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक्सटेंड कर रखा हूँ मैं। यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ऑब्वियसली होगा n कैप, क्योंकि हमेशा अपने को पता है कोई वेक्टर होता है, लाइक कोई A वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर उसी के डायरेक्शन में होगा ही होगा। तो वैसा ही कुछ ऐसा इस केस में है, n वेक्टर है तो उसके साथ एक यूनिट वेक्टर है। और इस यूनिट वेक्टर को बेसिकली अपन बोलते हैं Li कैप, Mj कैप, Nk कैप। और आपको अगर पहचानना हो कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है तो इसका सिंपल सा फंडा है, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर को 1 के इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर 1 के इक्वल है देन अपन यहाँ पे जो वेक्टर का बात कर रहे हैं वो N कैप है, N वेक्टर नहीं है, N कैप है, मतलब कि यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर जब भी होगा तो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर 1 होगा। दिस इज़ यूनिवर्सल, ये हमेशा ही होगा ही होगा। तो ये पहचानने का तरीका है यूनिट वेक्टर को। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन तक अपने को पहुँचना भी है, तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है, इस वेक्टर और इस परपेंडिकुलर के बीच का एंगल अगर थीटा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो आराम से अपन जानते हैं एक चीज़ कि अगर ये थीटा एंगल होता है, यहाँ पे मान लो कोई r दिया हुआ है, r एक मैग्नीट्यूड है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस तरफ, इस एंगल की तरफ, इस थीटा एंगल की तरफ, वो कॉस का कंपोनेंट होगा, यानी कि r कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट होगा। इस परपेंडिकुलर की तरफ r साइन थीटा होगा, साइन का कंपोनेंट होगा। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। सो r इसका एंगल है, उस तरफ r कॉस थीटा, परपेंडिकुलर की तरफ r साइन थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल है वो इस तरफ है, मतलब कि थीटा एंगल कुछ ऐसे बन रहा है और ये बेस की तरफ है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। यानी कि ये जो r वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा वो ये कंपोनेंट होगा, ये होगा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ये साइन थीटा होता है, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। लेकिन उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इस चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर समझें। r यहाँ पे दिया हुआ है तो एंगल जिस तरफ होता है उधर कॉस कंपोनेंट लेते हैं, r कॉस थीटा, और जिधर परपेंडिकुलर है उधर r साइन थीटा लेते हैं। वैसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। अब समझते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन तक पहुँचे कैसे। आप ध्यान से अगर देखें तो n कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिट होगा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। n कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका यूज़ करते हैं अपन और इक्वेशन तक पहुँचते हैं। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ तो इक्वल हो गया, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल टू पी हो गया, क्योंकि दोनों ही एक साथ है, आपको दिख रहा होगा। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा हमारा पी के इक्वल हो गया, ये दोनों चीज़ इक्वल है। और अगर इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें अपन इस यूनिट वेक्टर से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक से मल्टीप्लाई करने पे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इस चीज़ को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही इक्वल है, सेम है। लेकिन एक चीज़ फॉर्म में अपन को देखने को मिलेगा, क्या, आर वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट करे आर वेक्टर का एन कैप के साथ, तो वो बेसिकली होता क्या, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यानी कि ये दोनों चीज़ इक्वल है। इसका मतलब इस चीज़ को अपन इसके इक्वल लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन आर वेक्टर बेसिकली डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, और इस चीज़ को अपन बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन का जो इक्वेशन होता है उसका वेक्टर फॉर्म है। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया इस प्लेन का, इस प्लेन के इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म हो गया। कैसे कैसे निकाला मैं, एक वेक्टर था हमारे पास इस पॉइंट का, जिसको पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का बोलेंगे, इसका अपन बेसिकली इधर एंगल की तरफ कंपोनेंट लिए आर वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और पी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, दोनों को इक्वेट किए क्योंकि दोनों ही सेम है, इक्वेट किए और देखें कि एन कैप के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 1 है इसका मैग्नीट्यूड। तो वही किए अपन, और जानते हैं कि आर वेक्टर का बेसिकली आर वेक्टर डॉट एन कैप करेंगे तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा आएगा, इसलिए अपन इसको इसके इक्वल लिख दिए, और ये वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन होता है। आगे अब समझते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखते हैं। अब हमारे पास वेक्टर फॉर्म तो आ गया, जो कि है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जिसको अपन जनरली लिख सकते हैं आर वेक्टर का बेसिकली आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। अब कार्टेशियन फॉर्म में बेसिकली क्या होगा, इन चीज़ों का वैल्यू रख देंगे अपन। अपने को पता है आर वेक्टर जो है वो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप है, उसको रख देंगे इसमें एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इसके साथ, जो कि एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप है, तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, जो कि पी के इक्वल है। और डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, आई वाला कंपोनेंट को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और के वाले को के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल टू पी हो जाएगा। एल को एक्स के साथ, एम को वाई के साथ, एन को जेड के साथ, यानी कि आई को आई के साथ, वाई को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए और डायरेक्ट यहाँ पे आ गया हमारे पास एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, और ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है कार्टेशियन फॉर्म में। ये वेक्टर फॉर्म था, ये कार्टेशियन फॉर्म है। और इस चीज़ में जो हमारा समझने का ज़रूरत जो चीज़ है वो है एल एम और एन। हमारा क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ ऐसा ही फॉर्म देगा जिसमें कुछ नंबर्स होंगे, उसमें हमको एल एम एन नंबर की जगह पे दिख रहा होगा, वहाँ पे अपने को देखना है कि ये एन वेक्टर है या एन कैप है। उसके लिए अपन यूज़ करते हैं एक चीज़ का जो है यहाँ पे लिखा हुआ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, अगर 1 के इक्वल है तो वो यूनिट वेक्टर है, यानी कि वो एन कैप है। लेकिन अगर वो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं है तो वो एन कैप नहीं है, वो एन वेक्टर है। उस केस में अपने को एन वेक्टर से एन कैप तक पहुंचना पड़ता है, और एन कैप तक पहुंचने का सिंपल सा फार्मूला है कि एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए और हमारा वो एन कैप निकल जाएगा। सो दो चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं अपन इस चीज़ से कि ये जो एन कैप है वो दिया हो सकता है या फिर एन वेक्टर दिया हो सकता है। एन कैप अगर दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, ये वेक्टर एन कैप दिया हुआ है, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। अदरवाइज अगर एन कैप नहीं है, उसकी जगह पे एन वेक्टर है, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर जो हमारा होगा वो 1 के इक्वल नहीं होगा। और यहीं से एक और चीज़ बात निकल के आता है, ये जो पी जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दे। परपेंडिकुलर जब डिस्टेंस नहीं होगा तब क्या होगा, और जब है तब क्या होगा, वो इसी चीज़ से निकल सकता है। यानी कि पी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है देन एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। अगर पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है देन एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का जो सम है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। वैसा ही कुछ इसमें भी होगा। पी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है देन एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर
का सम जो होगा वो 1 के इक्वल नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो ये इतना डिस्कशन हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है और वो एन कैप है या नहीं है, इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर के सम को 1 के इक्वल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इससे पता चल जाता है अपने को। तो ये हमारा था इक्वेशन ऑफ प्लेन, जहाँ पे अपन इक्वेशन ऑफ प्लेन को ठीक से डिस्कस किए हैं। इसके बाद इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इस कंसेप्ट को और भी ढंग से। सो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये पिछले टॉपिक से, यानी पिछले जो वीडियो में अपन डिस्कस किए थे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आज के लेक्चर का भी इन्वॉल्वमेंट है। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली दिया हुआ जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन 3x + 4y + z = 7। इस क्वेश्चन में अपने को निकालना है डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल का। और अपने को पता होता है कि अगर Lx + My + Nz = P वाला फॉर्म दिया हो, जो कि वैसा ही दिख रहा है सेम टू सेम, तो अपने को पता होता है कि Li कैप Mj कैप Nk कैप जो हो जाएगा हमारा, यहाँ से Lmn उठा लेंगे और उसको अगर Li कैप Mj कैप Nk कैप कर देंगे तो वो हमारा हो जाता है यूनिट वेक्टर n कैप। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। और आपको बता दूँ कि अगर कोई वेक्टर n वेक्टर दिया हुआ है, उसके यूनिट वेक्टर के बारे में बोलूँ तो उसका जो ये चीज़ होता है Lmn वाला, वो उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। मतलब समझाता हूँ, कोई ऐसा कोई चीज़ दिया हुआ है जिसमें ये a वेक्टर है, ये वेक्टर अगर ax i कैप ay j कैप az k कैप है और इसका कोई यूनिट वेक्टर है जो कि सेम इसी का डायरेक्शन होना ही होना है, तो ये जो a कैप होगा वो बेसिकली a वेक्टर और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवीज़न होगा, यानी कि ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड जो कि ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर। मैग्नीट्यूड को निकालने का ये तरीका होता है, स्क्वायर रूट करो एंड स्क्वायर 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 का सम कर दो, जो भी टर्म्स है ये ax ay az है। तो ये हमारा हो गया a कैप। तो a कैप निकालते हैं ऐसे कुछ, उसके वेक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा, यानी a जो n कैप होगा वो n वेक्टर डिवाइड बाई n वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे अपन को पूछ रहा था डायरेक्शन कोसाइन निकालने का नॉर्मल का, लेकिन अपने को पता होता है कि Lmn का आई कैप जे कैप के कैप करे तो वो तो डायरेक्शन कोसाइन दे ही देगा, Lmn डायरेक्शन कोसाइन होगा। लेकिन वो तब होता है जब ये P परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो और ये जो Lmn दिया है वो आई जे के का कोएफिशिएंट हो, लेकिन वो n कैप का हो। लेकिन यहाँ पे n कैप नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है, इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक है पहचानने का कि L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर का जो सम है वो 1 के इक्वल होना चाहिए अगर इसको परपेंडिकुलर होना है डिस्टेंस, ये इसको P को परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना है और Lmn को n कैप का चीज़ होना है। लेकिन अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो जो L स्क्वायर है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर कभी भी 1 के इक्वल होगा नहीं। इसका मतलब ये 7 जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, एंड 3 4 और 1 जो है वो Lmn है ही नहीं, वो हमारा n वेक्टर है डायरेक्ट दिया हुआ इस केस में। सो ये डायरेक्ट n वेक्टर दिया हुआ है, n कैप नहीं दिया हुआ है। जनरली हमारा n कैप होता है, लेकिन ये n वेक्टर दिया हुआ है। इसका पहचानने का सिंपल सा तरीका है L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, जो कि थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस किए हैं। तो यहाँ से अपन इसका जो n कैप का चीज़ है उसको निकालने का सिंपल तरीका है, ये चीज़ डिवाइड कर दो। तो हमारे पास जो n वेक्टर इस क्वेश्चन में आ गया हुआ है वो 3i कैप है 4j कैप है एंड k कैप है, ऐसा दिया हुआ है। Lmn को अपन देख लिए क्योंकि L3 है Mn है, ऐसा कुछ दिया हुआ है n वेक्टर, लेकिन ये n कैप नहीं है। n कैप में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली अपन डिवाइड कर देंगे 4j k, इसका डिवीज़न कर देंगे 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर। अगर इसको देखिए कितना आएगा 9 16 एंड 1 विच इज़ बेसिकली इक्वल टू √26, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू √26। एंड इस √26 को रिडक्स देंगे और बात खत्म। यानी कि हमारा जो ये चीज़ है इसको अगर परपेंडिकुलर वाला चीज़ बनाना है, यानी ये जो P दिया हुआ है इसको अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है तो बेसिकली इस चीज़ से डिवाइड कर देंगे और काम खत्म हो जाएगा। 3 को डिवाइड कर देंगे √26 से, x + 4 को डिवाइड कर देंगे √26 से, y एंड 1 को डिवाइड कर देंगे √26 से, z एंड 7 को भी डिवाइड करेंगे √26 से। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो L है M है N है और ये परपेंडिकुलर P डिस्टेंस है। पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तभी होगा जब ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट करेंगे और सम का इसके स्क्वायर का सम करेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो ये हमारा Lmn हो गया। और पूछ रहा था फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। ऑब्वियसली अब डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल का यही होगा 3/√26 4/√26 1/√26। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ n वेक्टर आ गया। लेकिन ये डायरेक्शन रेशियो होता है n कैप का, लेकिन खैर क्वेश्चन में अपने को डायरेक्शन कोसाइन निकालना था
तो ये आराम से निकल गया। आगे का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ द लाइन्स, जो कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ द लाइन्स x-3/2, अपन लिख लेते हैं सिंपल सा, जो भी डाटा अपने को दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। जो लाइन हमारे पास है वो कुछ ऐसा है, x-3/2 y + 2/-1 z + 4/3 लाइज इन द प्लेन। ओके, यहाँ से एक हिंट मिलता है क्या कि सेटिस्फाई करा के कुछ देखना है हमें। एक प्लेन है, जो प्लेन का इक्वेशन भी दे रखा है lx + my - z = 9। इस प्लेन में ये लाइन लाई करता है, ये भी दिया हुआ है, ये प्लेन जो है उसमें ये लाइन लाई करता है और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। और इस इक्वेशन से एक चीज़ समझ सकते हैं, जो हमारा बी वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन बताता है वेक्टर इस लाइन का, वो इस डिनोमिनेटर वाले टर्म से निकल जाता है, जो कि 2i कैप - j कैप + 3k कैप होगा। यानी हमारा बी वेक्टर जो यहाँ पे होता है वो हमारा 2i कैप - j कैप + 3k कैप होगा। बहुत ही आराम से निकल गया। और एक पॉइंट हुआ करता था पी पॉइंट, जो कि इस लाइन पे बेसिकली एक जनरल पॉइंट होता है। पी पॉइंट, इस लाइन पे जो जनरल पॉइंट होता है वो पी पॉइंट होता है, लेकिन इस पर एक फिक्स पॉइंट भी होता है। मतलब अगर जब भी अपन लाइन वाले 3D में बात करते हैं, लाइन का 3D में, तो एक पॉइंट होता है ए, जिस पे उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर होता है, और एक पॉइंट पी होता है जिसका आर वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, बेसिकली ऐसा कुछ होता है। और एक बी वेक्टर होता है हमारा, जो कि डायरेक्शन बताता है इस लाइन का। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिक्स्ड पॉइंट था वो हमारा इस चीज़ से निकल जाता है। यहाँ जो कंपोनेंट्स दिया हुआ है 3, 2 और -4, ये जो दिया हुआ है हमारे पास 4, और जो हमारा P होता है, P पॉइंट, वो कोई जनरल पॉइंट होता है उस पॉइंट पे। तो जनरल पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास एक पॉइंट निकल गया, मान लो ये पॉइंट हमारे पास A है, जो कि 3, -2 और -4 है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है प्लेन। अब प्लेन को ध्यान से देखेंगे तो प्लेन में कुछ ऐसा होगा कि एक वेक्टर होगा जो कि इस पर परपेंडिकुलर होगा, जिसको n वेक्टर बोलते हैं, जो कि हमारे पास दिया हुआ है li कैप mj कैप -k कैप। और इसके निकालने का तरीका भी थोड़ी देर पहले समझे थे, n वेक्टर को, जो कि इस चीज़ से अपन निकाल लें आराम से, lx + my - z = 9 से। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो b वेक्टर है और ये जो n वेक्टर है, ये तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से भी, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन में लाई करता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा n वेक्टर है। यानी b वेक्टर और n वेक्टर दोनों ही परपेंडिकुलर है। n वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है b वेक्टर के साथ। तो यहाँ से एक कंडीशन तो हमारे पास निकल गया, इससे अपन निकाल सकते हैं। यानी कि अपन डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं n वेक्टर डॉट b वेक्टर को, तो वो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें n वेक्टर डॉट b वेक्टर, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है। एंड cos थीटा, यहाँ पे थीटा जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है, और cos का 90 डिग्री जो होता है वो होता है 0, क्योंकि cos का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा कुछ cos का ग्राफ बनता है, जिसमें जो हमारा 0 जब एंगल होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जब 90 डिग्री होता है यानी कि π/2, तो वो 0 हो जाता है, वैल्यू दिख रहा है जैसा कि 0। उसके बाद फिर फर्दर ऐसा ही कुछ कुछ चलते रहता है। यहाँ पे -1 हो जाएगा जब ये वैल्यू आगे चल के पाई बनेगा, एंड सो ऑन। ऐसा ये हमारा cos थीटा का ग्राफ है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि जो हमारा 90 डिग्री होता है उस टाइम वैल्यू हमारा cos का 0 हो जाता है। तो ये चीज़ 0 हो गया डॉट प्रोडक्ट, और वैल्यू अपन रख के देख लेंगे, हो जाएगा काम, कंडीशन निकल जाएगा। सो li कैप + mj कैप -k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे अपन 2i कैप -j कैप + 3k कैप के साथ = 0। मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली टर्म्स को, 2l - m -3 = 0, यानी कि 2l - m = 3 आ गया। एक कंडीशन आ गया हमारे पास पहला। दूसरा चीज़ भी हम अपने पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो चीज़ है ये पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है लाइन पे, वो पॉइंट इसमें भी लाई करता है। ये जो पॉइंट है ए, वो इस लाइन पे भी लाई करता है, सॉरी इस प्लेन पे भी लाई करता है। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ द लाइन्स, दिस लाइन लाइज इन द प्लेन, दिस प्लेन, देन l² m² = what। मतलब हमारे पास l और m को ही तो फाइंड करना है, l² + m² निकालने के लिए। उसके लिए हमारा कंडीशंस तो आता जा रहा है। ये हमारा एक एल एम का कंडीशन आ गया, एक और कंडीशन एल एम का आ जाएगा, तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल्स हैं। अपन इक्वेशन सॉल्व करना जानते ही हैं, सब्स्टिट्यूट करके आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन जो दिया हुआ है वो है प्लेन में लाई करता है पॉइंट। ये जो पॉइंट था हमारा ए पॉइंट, वो प्लेन में लाई करता है 3 - 2 - 4। तो प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। एक्स की जगह पे 3 + m, वाई की जगह पे -2 -4 = 9। तो ये हो गया 3l - 2m + 4 होगा बेसिकली, +4 को उधर ले जाएंगे तो ये टोटल 5 बचेगा।
+4 को इधर ले आएंगे तो -4 हो जाएगा, और -4 होगा 9 में से तो 5 बचेगा बेसिकली। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। और इसको सॉल्व करने का बेसिकली क्या तरीका है, एल का वैल्यू इसमें डाल दो या एम का वैल्यू इसमें डाल दो, कुछ भी कर दो, निकल जाएगा। लाइक मैं इसमें से वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ से 12 = 3 + m हो गया, और l = 3 + m/2 हो गया। इस चीज़ को इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं अपन। l का वैल्यू 3 × 3 + m/2 -2m = 5, यानी कि 9 + 3m -4m = 10। मैं बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर दिया हूँ और इसको इधर भेज दिया हूँ। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -m = ये 9 था, ये 9 अब इधर जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 हो गया, यानी m का वैल्यू हमारे पास आ गया -1। ये हमारा पहला m निकल गया। दूसरा l निकालना है। l निकालने के लिए किसी भी चीज़ में वैल्यू डाल देंगे। मान लीजिए इसी में वैल्यू डाल देते हैं अपन। 12 - m = 3 दिया हुआ है, m का वैल्यू -1 डाल देते हैं, -1 = 3। तो यहाँ से हमारा l का वैल्यू आ जाएगा 1। सिंपल। कैसे, ये हमारा 1 हो गया, 1 को इधर डालेंगे 2 आ जाएगा, और l = 2 हो गया, तो l = बेसिकली 2/2 यानी 1। यहाँ से 12 + 1 = 3 हो गया, यहाँ से 12 = 2 हो गया, l = 1 हो गया। l को इधर डिवाइड करेंगे, हो जाएगा काम खत्म। तो l 1 आ गया, m -1 आ गया, तो हमारा l² + m² जो कि वैल्यू निकालना था अपने को, ये l² + m² वो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर के इक्वल ही होगा, 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ओवरऑल 2 आ गया। तो 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो भी जिस ऑप्शन का 2 होगा। तो बेसिकली A B C D में हमारा 2 ही है, तो D हमारा सही ऑप्शन। तो आज की वीडियो में अपन समझेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में। अगले वीडियो में अपन समझेंगे एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइन के बीच के एंगल के बारे में समझेंगे, और दो प्लेन के बीच का एंगल, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल भी समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस कोर्स को कंप्लीट देखिए ताकि आपको वेक्टर्स एंड 3D में सब कुछ आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।